हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रिजर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 11 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के शताब्दी समारोह में किस पुस्तक का विमोचन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चित्रों में चिड़ियाघर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्जुन पुरस्कार विजेता ललित कुमार उपाध्याय को यूपी पुलिस में विशेष कार्याधिकारी नियुक्त किया। ललित कुमार किस खेल से संबंधित हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हॉकी से। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अक्टूबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको नवंबर महीने की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर आप PDF डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी का पुरस्कार किसे दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो अजय कुमार हैं इन्हें श्रवण बाधित का, और जो नागेंद्र कुमार हैं इन्हें अस्थि बाधित का, और जो नीति द्विवेदी हैं इन्हें दृष्टि बाधित का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी का पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास राष्ट्रीय आय का कितना हिस्सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 22%। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक 1971 चार्ज पोखरी गोरखा एंड अदर स्टोरीज के लेखिका कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रचना बिष्ट रावत। अगला क्वेश्चन है, दूरसंचार विभाग ने हाल ही में सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों से एक व्यक्ति को अधिकतम कितने सिम से अधिक जारी न करने का आदेश दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 9 सिम। अगला क्वेश्चन है, भारत की झिली डाला बेहड़ा, कहीं कहीं पर आपको दल बहेरा भी मिल सकता है लिखा, तो इन्होंने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के महिलाओं की 49 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। अगला क्वेश्चन है, BCCI ने विराट कोहली की जगह निम्न में से किसे वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रोहित शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस यानी इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर को। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, IIT कानपुर के किस वैज्ञानिक ने यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रूपेश गोयल ने। IIT कानपुर के वैज्ञानिक रूपेश गोयल ने यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता। उन्हें यह पुरस्कार इंडियन जियोइड मॉडल और कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए दिया गया है। रूपेश गोयल को यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार इसरो के पूर्व अध्यक्ष AS किरण कुमार के द्वारा प्रदान किया गया है। यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार हर साल 35 वर्ष से कम उम्र के होनहार वैज्ञानिकों को वर्ष 2011 से दिया जाता है, जिसके उपहार स्वरूप स्वर्ण पदक भी दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जो IIT कानपुर के वैज्ञानिक हैं रूपेश गोयल, इन्हें यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इन्हें किस लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो आपको ध्यान रखना है, जियोइड मॉडल और कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने की वजह से इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये जो अवार्ड है जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार, ये किसने इन्हें दिया है तो आपको ध्यान रखना है, इसरो के पूर्व अध्यक्ष AS किरण कुमार द्वारा सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार ये कब से दिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है, वर्ष 2011 से ये
दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सहारनपुर में। दोस्तों ये जो शाकुंभरी विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना जो है वो कुल 50.43 एकड़ क्षेत्रफल में की जाएगी और इसका जो निर्माण कार्य है वो 18 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों प्रथम चरण में इस विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन, छात्रावास और आवासीय भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके लिए 92.04 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था बनाया गया है। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में सहारनपुर मंडल के तीनों जनपद मुजफ्फरनगर, सहारनपुर एवं शामली को सम्मिलित किया गया है। इन तीनों जनपदों के 264 महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय से संबद्ध किए जाएंगे। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो सहारनपुर में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है तो इसका शिलान्यास किसने किया है? तो आपको ध्यान रखना है गृह मंत्री अमित शाह ने इसका शिलान्यास किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ विश्वविद्यालय में। हाल ही में लखनऊ विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया। यह इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर उत्तर भारत में किसी संस्थान में खुलने वाला पहला सेंटर होगा। इस सेंटर से क्राइम को छोड़ देश विदेश के अन्य सभी मामलों का निस्तारण मध्यस्थता के जरिए किया जाएगा। इस सेंटर में मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय के 6 सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मैनेजमेंट के डीन एवं संबंधित क्षेत्र के एक्सपर्ट इसमें शामिल होंगे। और ये जो लखनऊ विश्वविद्यालय है इसके कुलपति इसके संरक्षक होंगे। यह सेंटर सभी निवेशकों को अपने विवाद कोर्ट के बाहर जल्दी निपटाने में सहायता करेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर भारत में किसी संस्थान में पहला ऑर्बिटेशन सेंटर कहां पर खोला गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में खोला गया है और किस संस्थान में? तो ध्यान रखना है लखनऊ विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को विकसित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड है। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं यही वो उपकरण है जिसमें व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दी जाएगी। स्विट्जरलैंड देश में दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण विकसित किया गया। इसके अलावा स्विट्जरलैंड ने इच्छा मृत्यु के कानून को भी मान्यता दी है। इस उपकरण की मदद से इच्छा मृत्यु वाले व्यक्ति को सिर्फ 1 मिनट में बिना दर्द की मौत दी जा सकती है। स्विट्जरलैंड सरकार ने यह मशीन उन लोगों के लिए बनाई है जो लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं। इस मशीन को तैयार करने वाली संस्था का नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो क्या नाम है? तो एग्जिट इंटरनेशनल इस मशीन को विकसित करने वाली संस्था का नाम है। अब दोस्तों यहाँ पर हम ये समझेंगे कि जो स्विट्जरलैंड में इच्छा मृत्यु का उपकरण जो मशीन बनाई गई है वो किस तरह से काम करती है। तो दोस्तों इस मशीन को बनाने वाले संगठन के मुताबिक जो है इसमें सुसाइड पॉड के 2 प्रोटोटाइप तैयार किए गए हैं और इसका नाम क्या है? तो सार्को उस सुसाइड पॉड का नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? तो आपको ध्यान रखना है सार्को उस सुसाइड पॉड का नाम रखा गया है। और इसमें क्या है कि मरीज को सुलाया जाता है और इसके बाद एक बटन दबाया जाता है। ऐसा करने के बाद मशीन के अंदर नाइट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और 20 सेकेंड में ऑक्सीजन का लेवल 21% से गिर करके 1% तक पहुंच जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जो मरीज है उसकी मौत हो जाती है। तो इस तरह से ये मशीन, ये उपकरण काम करता है। अब दोस्तों इससे पहले अगर देखा जाए तो स्विट्जरलैंड में इच्छा मृत्यु जो है वो दी जाती थी। तो किस तरीके से दी जाती थी? तो इससे पहले जो है इच्छा मृत्यु मांगने वाले मरीजों को लिक्विड सोडियम पेंटोबार्बिटल का इंजेक्शन दिया जाता था और इंजेक्शन देने के 2 से 5 मिनट बाद मरीज गहरी नींद में चला जाता था। इसके बाद कोमा में जाने के बाद मरीज की मौत हो जाती थी। तो अब जो इच्छा मृत्यु का उपकरण तैयार किया गया है तो इसके अनुसार व्यक्ति को, जो मरीज होगा, उसे आसान मौत दी जा सकेगी। और दोस्तों स्विट्जरलैंड में अब तक 1300 लोगों को इच्छा मृत्यु दी जा चुकी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि स्विट्जरलैंड में दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण विकसित किया गया है
और इसके अलावा स्विट्जरलैंड में इच्छा मृत्यु के कानून को भी मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इलीन एश का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेटर। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये थी इलीन एश जिनका हाल ही में निधन हो गया। लंदन में जन्मी दुनिया की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर इलीन एश का 110 साल की उम्र में निधन हो गया। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने शनिवार को यह जानकारी दी। एश ने द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और बाद में इंग्लैंड के लिए 7 टेस्ट मैच खेले थे और इनके नाम 23 की औसत से 10 विकेट भी दर्ज हैं। एश ने 1937 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पदार्पण किया और निधन के समय वह दुनिया की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर थी। इलीन एश को साल 2017 में आईसीसी महिला विश्व कप के फाइनल में लॉर्ड्स में घंटी बजाने का सम्मान भी दिया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर इलीन एश का निधन हुआ है। तो कितनी वर्ष में निधन हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है 110 साल। और ये जो इलीन एश हैं ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनका जन्म लंदन में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दामोदर मौजो को। कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो ने 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता। ज्ञानपीठ पुरस्कार देश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार होता है जो कि लेखकों को उनके साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ संगठन के द्वारा इसे वर्ष 1961 में स्थापित किया गया था। अब दोस्तों ये जो उपन्यासकार हैं दामोदर मौजे, इनके प्रसिद्ध उपन्यासों में अगर देखा जाए तो इनके प्रमुख उपन्यास हैं कार्मेलिन और सुनामी, साइमन और लघु कथाएं कौन कौन सी हैं? तो टेरेसा मैन एंड अदर स्टोरीज फ्रॉम गोवा, ये इनकी कुछ लघु कथाएं हैं और ये यहाँ पर कुछ इनके उपन्यास हैं। कोंकणी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले वह दूसरे लेखक हैं। इससे पहले साल 2006 में कोंकणी लेखक रविंद्र केलेकर को यह सम्मान दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजे ने 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। अब दोस्तों कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो नाम ध्यान अच्छे से रखना है, नीलमणि फुकन जूनियर को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी देश के नए चांसलर कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओलाफ शोल्ज। जर्मनी सांसदों के सोशल डेमोक्रेट ओलाफ शोल्ज को जर्मनी देश के नए चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। ओलाफ शोल्ज जर्मनी देश की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल की जगह लेंगे, जो कि पिछले 16 सालों से जर्मनी की चांसलर रही हैं। 63 वर्षीय ओलाफ शोल्ज ने इससे पहले कुलपति और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो जर्मनी की चांसलर थी एंजेला मर्केल, इनकी जगह अब किसे चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ओलाफ शोल्ज को। और ऐसा 16 साल बाद हो रहा है, क्योंकि जो एंजेला मर्केल थी ये जर्मनी की 16 सालों से चांसलर रही और अब इनके पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है ओलाफ शोल्ज को इनके पद पर नियुक्त किया गया है। दोस्तों जर्मनी की अगर बात की जाए तो इसकी कैपिटल आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, इसकी करेंसी भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो कैपिटल है बर्लिन और इसकी करेंसी है यूरो। और चांसलर कौन बन गए हैं? तो ओलाफ शोल्ज। अगला क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चौथे स्थान पर। लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में पावर इंडेक्स में चौथे स्थान पर रहा। लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापक शक्ति के मामले में 26 देशों में 100 में से 37.7 के समग्र स्कोर के साथ चौथा सबसे शक्तिशाली देश माना गया है। लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स कुल 26 देशों के बीच जारी किया गया, जिसमें पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? तो आपको ध्यान रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर है चाइना और तीसरे स्थान पर है जापान और चौथे स्थान पर है हमारा भारत और पांचवें स्थान पर रहा है रसिया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 जारी किया गया, जिसके अनुसार भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में चौथा सबसे शक्तिशाली देश माना गया है।
पहले स्थान पर किस देश को शक्तिशाली माना गया है? तो ध्यान रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर है चीन और तीसरे पर है जापान और चौथे पर भारत और पांचवें पर रहा है रूस। अब दोस्तों 2021 में कई और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स जारी किए गए, तो कुछ उनमें से आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। जैसे ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 जारी किया गया था, जिसमें भारत को 135वीं रैंक मिली थी और इसमें आइसलैंड पहले स्थान पर रहा था। दूसरी ध्यान रखना है विश्व दाता सूचकांक 2021, जिसमें भारत को 14वीं रैंक मिली थी और इंडोनेशिया इसमें पहले स्थान पर था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी किया गया, जिसमें भारत को 43वीं रैंक मिली और स्विट्जरलैंड इसमें पहले स्थान पर था। और ध्यान रखना है कि साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 जारी किया गया, जिसमें भारत 10वें स्थान पर रहा और अमेरिका इसमें पहले स्थान पर रहा। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया, जिसमें सिंगापुर और जापान पहले स्थान पर रहा और भारत की रैंक रही थी 90। और अभी कुछ दिन पहले वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची 2021 जारी की गई, जिसमें भारत 82वें स्थान पर रहा था और इसमें पहले स्थान पर रहा था उत्तर कोरिया। यानी कि जो उत्तर कोरिया है ये रिश्वतखोरी के मामले में पहले स्थान पर था। वहीं अगर कम रिश्वतखोरी के मामले में देखा जाए तो पहले स्थान पर था डेनमार्क। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, रैंकिंग है, जो कि 2021 में जारी किए गए और आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, नंदकिशोर पृष्टि का 104 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये थे शिक्षक नंदकिशोर पृष्टि, जिनका 104 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित ओडिशा के एक प्रसिद्ध शिक्षक नंदकिशोर पृष्टि, जिन्हें नंदा सर के नाम से जाना जाता है, उनका निधन हो गया। 9 नवंबर 2021 को उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वह ओडिशा के जाजपुर जिले के कांटीरा गांव के रहने वाले थे। नंदकिशोर पृष्टि जो है ये कक्षा 7 पास के हैं और इन्होंने अपने जीवन के कई दशक जाजपुर में बच्चों और वयस्कों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने में समर्पित किए और इस तरह ओडिशा में निरक्षरता उन्मूलन के प्रति अपने निस्वार्थ समर्पण के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित ओडिशा के एक प्रसिद्ध शिक्षक नंदकिशोर पृष्टि का, जिन्हें नंदा सर के नाम से जाना जाता है, उनका निधन हो गया और उन्हें जो है शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 9 नवंबर 2021 को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इन्होंने अपने जीवन के कई दशक तक ओडिशा के जाजपुर में बच्चों और वयस्कों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान की और इस तरह से इन्होंने ओडिशा में निरक्षरता उन्मूलन के प्रति अपने निस्वार्थ भाव से काम किया था। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो प्रसिद्ध शिक्षक थे नंदकिशोर पृष्टि या नंदा सर, ये ओडिशा के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, किसने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग ने। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग ने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया। नीति आयोग ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ साझेदारी में और ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के समर्थन से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य भारत में ई बस सेवाओं को अपनाना और देश में ई बस सेवा प्रक्रिया में तेजी लाना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग ने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया है। अब दोस्तों यहाँ पर नीति आयोग की अगर बात की जाए तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, 1 जनवरी कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार। और नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों ये थे 11 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा खाद कारखाने का प्रिलिंग टावर कहां पर बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, गोरखपुर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन,
डिक्शनरी.com ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।